चलिए ध्यान दीजिए। अभी पहले इतिहास बीपीएससी के लिए और दरोगा के लिए, अगर आर्ट्स में सबसे महत्वपूर्ण कोई सब्जेक्ट है तो वो विषय आपका कौन सा है? इतिहास। बीपीएससी की रणनीति आपकी, चूंकि समय कम है बीपीएससी में आपका, बीपीएससी के जस्ट लगभग हम मान के चल सकते हैं कि 1 माह का लगभग समय होना चाहिए। दरोगा एग्जाम भी आपका ऑन शेड्यूल ही नवंबर लास्ट होते होते ले ले। कारण इलेक्शन है, इलेक्शन ईयर में सब चीज होता है कि हमारा आचार संहिता के पहले जितना निकल जाए। अगर नवंबर दिसंबर नहीं हुआ, जनवरी थोड़ा विलंब हुआ तो काफी विलंब हो सकता है। दोनों स्थितियां आपकी बन सकती है। तो हम अभी मान के चल रहे हैं कि नवंबर में आपका दरोगा लास्ट होते होते या फर्स्ट वीक दिसंबर एग्जाम होना चाहिए आपका। और बीपीएससी तो 15 अक्टूबर मीन्स 15 अक्टूबर एकदम टाइमली हो जाएगा। इसको कहीं आगे उगे बढ़ने की संभावना दूर दूर तक नहीं सोचना। कोई विशेष स्थिति रहेगी तो कुछ दिन का बढ़ सकता है। तो प्रीलिम्स आपका सभी टाइमली होंगे। समय बहुत ज्यादा अभी है नहीं कि आप बहुत ज्यादा एकदम कर सके, फिर भी एक सही रणनीति आपकी होनी चाहिए। बीपीएससी में लगभग 30 क्वेश्चन, लगभग इतिहास का ट्रेंड इधर चल रहा है। आपको बीपीएससी मान के चलना है कि इस वर्ष जो बीपीएससी के लिए भरे हैं तो मान के चलिए कि कम से कम 110 नंबर आपको अचीव करना होगा। 110 नंबर लाने के लिए 100 क्वेश्चन आपसे खुद से बन जाना चाहिए। बाकी 50 की तैयारी कोई बात नहीं, नहीं भी है तो बीपीएससी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहता है उसमें। सब 50 में जिस तरह का पैटर्न बताएंगे कि कौन किसमें आप लॉटरी लगा सकते हैं, उसके अंदाज से एक ही अंक पर रह जाएंगे तो 50 गुना 1/4 में आप लगभग 10 नंबर पक्का हो जाता है। कोई एक पर रह जाइए, बी पर सी पर कोई ज्यादा चक्कर नहीं। बढ़िया से आप आराम से 100 एकदम स्थिर से बनाइए। बाकी 50 को अंतिम का 15 मिनट में बना देना बिना क्वेश्चन पढ़े। पढ़ने लगोगे तो नहीं पास करो, क्योंकि फिर आत्मा कहेगा कि बी होगा, कभी लगेगा सी होगा, कुछ होगा वो हटा दो। अब बस सब में एक ही लगा दो, तो सब में एक ही लगाओगे तो ये 10 हो जाएगा और इसीलिए वो करीब लगभग पास के अप्रोक्स में आप पहुंच जाएंगे। तो इस बार सीट कम होने के कारण ये लगभग डाटा यहाँ पे जाएगा। ये और बढ़ता, लेकिन बीपीएससी में चूंकि 5 चॉइस आपके हैं इसीलिए ये मैक्सिमम है, इससे थोड़ा आसपास में ही रहेगा आपके। तो इतिहास विषय आपके 30 क्वेश्चन को लगभग कवर करेंगे, बढ़ भी सकता है, कभी कभी 35 तक चला जाता है। इसके बाद करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, साइंस, ये पर्याप्त है प्रीलिम्स निकालने के लिए। पॉलिटी लगभग लोगों का कुछ ठीक लाइन लेंथ रहता है, वहां पे प्रश्न 10-12 पूछते हैं, 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन एक बार रीडिंग केवल बच्चे मार दे, जो पढ़े हुए उनसे बन जाते हैं। तो आपको एक सही रणनीति यहाँ पे करनी होगी। दरोगा के लिए भी आपका जितना इंपॉर्टेंट इतिहास जैसे बीपीएससी में, उसी प्रकार से इतिहास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दरोगा में भी, सोशल स्टडी में। इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन किसी विषय में दरोगा में, सोशल साइंस में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग आज से इतिहास के क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। और इतिहास में मुख्य रूप से आपको जो 3 पार्ट जानते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों पार्ट में मॉडर्न की भूमिका थोड़ी अधिक होती है, उससे कम थोड़ा मेडाइवल होता है और उससे कम थोड़ा एंशिएंट, प्राचीन भारत होता है। फिर भी एक सीक्वेंस के लिए कम ज्यादा क्या रहे, सबको एक बार पढ़ना जरूरी। तो हम लोग आज इतिहास में थोड़ी सी बात को आपको समझाएं। इतिहास में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किस प्रकार से इतिहास कैसे हो। इतिहासकारों में भी बहुत ज्यादा इसके प्रति शुरुआत में कुछ नहीं रहा। जो भी ज्यादा एक्टिविटी थे सब 1800 ईस्वी के आसपास में समटाना शुरू हुआ। हड़प्पा ऐसा थोड़े है कि हम लोग बहुत पहले से जान रहे थे कि हड़प्पा हड़प्पा वगैरह के जितनी जानकारियां हैं सब कब है? बोलो, हड़प्पा का खनन कब हुआ? जल्दी बोलिए। तो सोचिए 1921, 22, 23 कर रहे हैं। 1860-61 के आसपास तो हम लोग भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए एक व्यक्ति को डिप्यूटी ही करेंगे। 1871 आते आते तब हम लोग लॉर्ड कर्जन के समय खास हम लोग एक पूरे डिपार्टमेंट बनाए। भारतीय पूरा जो है पूरा पुरातात्विक जो विभाग है, ये 1871 में सोचिए हम लोग डेवलपमेंट ही किए कि भारत के पुरातत्वों के खनन के बाद कुछ निर्मित हो। और इसमें हम लोग थोड़ी सी बात समझेंगे। इसमें 1800 में वर्ल्ड रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में
एक इतिहास के लिए नए दृष्टिकोण को इतिहासकार तलाश रहे थे कि कैसे क्या किया जाए, और उसमें जो पुराने चीज थे वो कई संग्रहालय में रखे हुए भी थे। उसी में एक प्रमुख संग्रहालय है, डेनमार्क की राजधानी आप लोग जानते होंगे कहाँ है, कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन जो डेनमार्क की राजधानी है, वहां के जो रखे हुए थे पूरे सब अवशेष उनके प्राचीन काल के हैं, इस समय के हैं, इस समय के हैं, ऐसे करके कई अवशेष रखे हुए थे। उन सभी अवशेषों के देखने के बाद तब एक हमारे महान इतिहासकार थे, वो इतिहास को 3 युगों में बांटे कि हिस्ट्री 3 युग ही है। और पहला युग उन्होंने कहा, जिसका नाम आप जानते हो, इसको हम लोग पाषाण युग के नाम से जानते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि पाषाण के बाद तब क्या आया, ताम्र पाषाण युग। और तब कांस्य नहीं करके सीधा इन्होंने कहा लौह युग। और ये लोहा के युग में अभी हम लोग चल रहे हैं। हम लोग वर्तमान कोई भी घर बनाना है, लोहा का ही छड़ चाहिए, छत ढालना है लोहा ही चाहिए। आप बात कर रहे हो टेलीफोन मोबाइल जो भी, बिना लोहा कुछ नहीं होगा। सोच रहे होगे कि सर मेरा मोबाइल तो प्लास्टिक का है, टावर किस चीज का होगा, बिना इसके तो टावरे नहीं पकड़े। तो अभी हम लोग जो चल रहे हैं, कोई गाड़ी है कुछ भी है, भले बाहर से प्लास्टिक लगाएं, ये सभी उद्योगों की जननी है। हम लोग लौह युग में ही चल रहे, और ये विभागों का त्रियुग की कल्पना हुई। धीरे धीरे इसमें फिर संशोधित होते रहेंगे। और इसमें प्राचीन भारत में पहले हम आपके कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हल्का दे दें, और तब हम लोग चैप्टर वाइज मेन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें प्राचीन भारत की, जब बात करें एंशिएंट इंडिया की, तो प्राचीन भारत में जिसके पढ़ने का डिजाइन जो है, उसमें आपको शुरुआत का जो है वो आपका लेसन अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद सारे एक सीक्वेंस में आपके होने चाहिए, माने ये चैप्टर वाइज फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार सबको जोड़ने की जरूरत। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कंसेप्ट डेवलप नहीं करेगा। शुरुआत का 3 स्वतंत्र चीज है जो बेसिक है, जैसे कि आप जानते हैं इतिहास का अध्ययन कैसे हम लोग करें, इतिहास अध्ययन के स्रोत क्या है, ये हम लोग खास पहले नंबर देख लेंगे। दूसरा नंबर हम लोग पूरे देख लेंगे कि पूरे जो पाषाण काल से लेकर के ये पूरा पाषाण काल से सिस्टम शुरू करेंगे और ताम्र पाषाण की बात चलेंगे। और तब यहां मेन चैप्टर पढ़ लेंगे कांस्य युगीन हड़प्पा। ये तीनों हम लोग स्वतंत्र रूप में चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे, कारण इन सभी का हम लोग देखेंगे क्या डेवलपमेंट कैसे कैसे। इसके बाद जो भी पाठ आएंगे, अब यहां से 1 2 3 4 सब सीक्वेंस होंगे। ऋग वैदिक हो, उत्तर वैदिक हो, महाजनपद हो, चाहे मौर्य हो, मौर्योत्तर हो, गुप्त हो, चाहे गुप्तोत्तर हो, पूरे दिमाग में लेसन आपका बैठना चाहिए। दुखद बात है कि कई बच्चे लेसन ही उसको याद नहीं रहता। मौर्य के बाद तो कॉपी उल्टेगा कि पता नहीं फिर कौन। अरे सीधा सीधा है, मौर्य के बाद तो मौर्योत्तर, गुप्त के बाद तो गुप्तोत्तर, मौर्य तो मौर्योत्तर, गुप्त तो गुप्तोत्तर। इधर सीधा सीधा है ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद। ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, एंशिएंट खत्म हो जाएगा। अब इसके एक बार पूरे क्रम को हम लोग समझेंगे। तो पहले तो आप लोग ये सभी लोग जानते हैं, इतिहास में अगर हम बात करें तो इसके चरण को कई लोगों ने, इतिहासकारों ने कई डिजाइन से डिफाइन किया। अभी आपको त्रियुग की कल्पना समझाए। कुछ इतिहासकार ऐसे भी रहे जिन्होंने बताया कि हमारा इतिहास 3 खंडों में वैसा नहीं है जो हम लोग देखे। इन्होंने बताया कि हमारे पास 3 बातें हैं। कुछ इतिहास ऐसे हैं जिसका कोई लिखित प्रमाण ही नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिसका लिखित प्रमाण है, हम लोग पढ़ नहीं पाए, और कुछ है कि हम लोग लिखित है और पढ़े। और इसके आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट दी। जिस समय कोई लिखित नहीं है उस काल का नाम पड़ा प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक काल। जिसका लिखित वर्णन है उसका नाम क्या पड़ा, आद्य ऐतिहासिक काल। लिखित है पढ़ नहीं पाए वो आद्य ऐतिहासिक, और लिखित है और पढ़ पाए उसको हम लोग क्या कहे, ऐतिहासिक।
ध्यान दीजिए। तो तीन बात हम लोग देखें, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। अब आपको सब लेसन क्वेश्चन सब पूछे, आपको अब यही कहीं कहीं नाम लेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताओ हड़प्पा सभ्यता था प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक, क्या लग रहा है हड़प्पा क्या होगा? अच्छा, हड़प्पा में लिखा हुआ था कि नहीं? हड़प्पा में लिपि था, तो बोलो किस में आएगा? आद्य में। क्या लग रहा? अच्छा, ऐतिहासिक लग रहा है, प्रागैतिहासिक। अच्छा, तो हड़प्पा की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। हम लोग, कई इतिहासकार उसको बृष्टोपेदन भी कहते हैं, गोमूत्र लिपि भी कई लोग कहते हैं। गोमूत्र लिपि का मतलब है कि गाय के मूत्र जैसा सीधा सीधा, माने बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से। हम लोग क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कॉपी पर लिखो, तो यहां से शुरू करते हो, और जब लिखते हो तो बाएं से दाएं लिखते हो। यहाँ खत्म होता है तो हाथ उठा लेते हो, फिर शुरू से, फिर खत्म हुआ तो हाथ उठा ली। और हड़प्पा बड़ा बेजोड़ लिखते थे, यहां से चले ऐसे तो कहे उठाएंगे कहे, फिर ऐसे होगा, फिर उठाएंगे कहे, फिर ऐसे हो। ये गोमूत्र लिपि इसको कहते हैं, बृष्टोपेदन लिपि। और इसमें चित्रात्मक लिपि था, चित्र का प्रयोग था, हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। अब बताओ ना, तुम लोग आजकल भी चित्रात्मक लिपि का प्रयोग व्हाट्सएप व्हाट्सएप पर करते हो? कुछ अच्छा लगा तो एक अंगूठा भेज दिए, थोड़ा मुस्कुराहट भेज दिए, कभी हंसी लगा तो कुछ हंसने वाला खूब एगो फोटो भेज दिए, ऐसा तो देखता हो। तो हड़प्पा में भी उसी तरह का है। अब बताओ, चित्रात्मक लिपि को वही लोग समझ सकते हैं जो दोनों उस कोडिंग को समझे हुए, नहीं तो ऐसे चित्रात्मक कौन समझेगा? अब बताइए, एक लड़के से पूछा गया कि बताओ तुम क्या करते हो जी, तो उसने अपने कॉपी में चित्रात्मक लिपि लिखा और कहा कि हम आजकल यही कर रहे हैं। उसने एक लिपि बनाया और उसको पूछा गया कि क्या करते हो, तो ये फोटो बना के दिया कि हम आजकल यही करते हैं। अब बताओ, इसको पढ़ने की बारी है, पढ़ो क्या करता है। तो उसमें बड़ा विशेषज्ञ एक थे, तो वो पकड़ लिए कि अच्छा समझ गए क्या करता है। तो ITI कर रहा है, चाय है। अब तो हड़प्पा के लिपि आप लोग समझ रहे हो। अब बताओ, ये आई है आंख है, ये चाय है तो टी है, ये भी आई है, तो इसको ITI कह रहे हैं। तो अब बताइए, कहने का मेरा जो तात्पर्य है उसको समझे। ये तो अब हम अंदर से सोच के लिखे तो हम ही ना इसको समझा सकते हैं। बाकी लड़का तो सोच रहा होगा कि पता नहीं क्या क्या बनाए हैं इसको। हड़प्पा में वही बात, तो लिपि है, पढ़ नहीं पाए, तो बोलिए हड़प्पा की लिपि क्या होगी? आद्य ऐतिहासिक होगी। अच्छा जल्दी बोलो, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद है, ऋग्वेद सभी लोग जानते हो, 10 मंडल और सभी मंत्र के बारे में। उत्तर वैदिक काल में भी आप जानते हो कि बाकी सभी और भी 3 वेद आ जाएंगे। अब जितने हैं ऋग्वेद के बाद आपके अथर्ववेद, सामवेद और कौन हो जाएंगे, यजुर्वेद, ये सब आ जाएंगे। तो अब बताए, ये ऋग्वैदिक काल जो होंगे, वो वैदिक काल ऋग्वैदिक हमारा किस में आएगा बताइए? प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक की ऐतिहासिक? जल्दी बोलिए। बिल्कुल ऐतिहासिक। दुख की बात है, आद्य ऐतिहासिक में ही है। कभी कभी मैथ नहीं है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन नहीं रहता है, कभी कहीं टर्निंग मारता है। अच्छा ये बताइए, इसमें हड़प्पा के बाद हम लोग छोड़ दिए ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक किसमें आएगा? बहुत सारे ग्रंथ हैं उसमें, उत्तर वैदिक किसमें आएगा? तो वैदिक काल तक हम लोग आद्य ऐतिहासिक ही मानते हैं, चाहे वो ऋग वैदिक हो चाहे उत्तर वैदिक हो। उसके बाद का काल हमारा कौन सा होगा? ऐतिहासिक। महाजनपद पीरियड से ऐतिहासिक शुरू हो जाता। तो देखिए, अब मन में आपके प्रश्न आने चाहिए कि सर ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, तो इसको आद्य में आप क्यों डाल रहे हो? बताओ, सोच के क्यों डाल रहे हैं? तुम्हारे पास है जवाब? क्या किताब था कि नहीं? जल्दी बोलिए। अच्छा, पढ़ा जा सका कि नहीं? अरे पढ़ा जा सका, क्यों नहीं? ऋग्वेद हम लोग नहीं जान रहे कौन मंत्र किससे है। हड़प्पा में कहा तुमको मंत्र बोलते हैं कुछ, वो पूरा पुरातत्व पर आधारित है, ये साहित्य की बात मैं कर रहा हूं। तो आप जल्दी से बताइए कि इसमें सोच के वैदिक काल को फिर क्यों इसमें रख रहे हैं? कुछ दिमाग लगाइए। अच्छा, कुछ पढ़ा गया कुछ नहीं पढ़ा गया, चलिए वो बात हुआ।
इनका राय है कुछ पढ़े कुछ नहीं पढ़े, तो ऐसा है नहीं, या तो पढ़े तो सीधे यहीं आ गया, नहीं पढ़े तो यहाँ, और है ही नहीं तो यहाँ, तीन बात। तो अब इंपॉर्टेंट क्या है, उस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो भी नाम आप सुन रहे हो वो श्रुति ग्रंथ थे, सुना हुआ कंटिन्यू, लिखित उखित नहीं है, कॉपी कलम और लिखा रहा। स्टूडेंट पढ़ने आएंगे तो कॉपी कलम लेके नहीं आएंगे, सुनाया जाएगा। और ये भी नहीं था कि पहला मंडल है और दूसरा मंडल है, वो सब तो बाद में हम लोग जोड़े हैं। अच्छा तुमको जल्दी बताओ, इसमें सबसे बाद में जोड़ा गया होगा ऋग्वेद में पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल की पांचवा मंडल, सबसे अंतिम में कौन वाला जोड़े होंगे, जल्दी बोलिए। तब पहला नंबर ही सबसे अंतिम में जुड़ा है। बात ध्यान दीजिए, अब सोचिए कि पहला, ये थोड़े कोई जान रहा था कि मेरा वाला को जो है मंत्र हो ऋग्वेद में जाएगा और संकलित होगा मंडल में होगा, ये बाद में हम लोग संकलित किए। तो चूंकि वो श्रुति ग्रंथ है, सुने हुए पर आधारित, बाद में उसका लेखन कार्य किया गया, इसीलिए इतिहासकारों ने वैदिक काल को हम लोग को किस में रखा, आद्य ऐतिहासिक में रखा। बोलिए ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो इतिहास में हम लोग देख रहे हैं, आपके कोई बात पढ़े, अब हम लोग त्रियुग की बात करके धीरे धीरे उसको 4 युग में कर दें। पहली बार मनुष्य पाषाण युग में चल रहा था, इस समय पत्थर के उपयोग कर रहे थे। बाद में फिर इसका डिटेल मैं चैप्टर पहला लिखा ही हूं, पूरे पाषाण पर डिटेल चलेंगे, जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, चाहे वो पूरा पाषाण हो, मध्य पाषाण हो, चाहे न पाषाण हो। पत्थर के बाद धीरे धीरे पहला धातु के रूप में किसका प्रयोग किया, तांबा का, ताम्र पाषाण काल। इसका कभी कभी अंग्रेजी नाम भी आपसे पूछ लेता है, ताम्र पाषाण काल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, चॉइस में ताम्र पाषाण नहीं रहेगा, जानते हैं आप लोग, नहीं, इसको कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। चॉइस में कई बार कैल्कोलिथिक एकदम देवनागरी में बढ़िया से लिख देगा, कैल्कोलिथिक। और लड़के तो बेचारे कैल्कोलिथिक देख के ही परेशान है, लिथिक मीन्स पत्थर होता है, पाषाण, कैल्कोलिथिक मीन्स क्या हो गया, ताम्र पाषाण काल। इसके बाद मनुष्य ने पहली बार मिश्र धातु बनाना सीखा। आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ मानव ने पहली बार किस मिश्र धातु को बनाया, तो लड़के मिश्र घर आके पढ़ता है और तांबा में टिक लगाता है, अरे तांबा धातु है, पहली बार जो मिश्र धातु बना वो ब्रॉन्ज है, कांसा है। बात ध्यान से समझेंगे, कांसा पहला मिश्र धातु है। कई लड़के खाली पहला धातु तांबा, और उसको पूछ दिया पहला मिश्र धातु, चॉइसे में तांबा, सेटर तो बड़ा मुस्कुराते रहता है कि चॉइसे तांबा दीजिए, तो देखिए, और तुरंत पहली मिश्र घर में पड़ेगा धातु तांबा, कंफर्म, बड़ा हल्का पूछ, तो ब्रॉन्ज होगी। अच्छा बताओ तो कांसा कैसे बनता है, तांबा और टीना को मिला करके। इस समय हम लोग कॉपर प्लस टीन, ये दोनों को मनुष्य पिघलाने सीख गया है। पहली बार देखिए वैज्ञानिक एक्टिविटी शुरू हो चुकी है ब्रॉन्ज एज। इसके बाद 6ठी सदी ईस्वी पूर्व भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण ईस्वी पूर्व है। 600 ईस्वी पूर्व में भारत में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का प्रयोग शुरू हुआ, जिसका नाम है लोहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और लोहा का प्रयोग प्राचीन भारत में जान डाल देगा, क्योंकि लोहा के प्रयोग से मनुष्य पहली बार कृषि कार्य में लोहा यूज करना शुरू करेगा। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में चैप्टर वगैरह में क्वेश्चन तुमको आएगा, इसी के कारण अब पेड़ काटे जाएंगे, कृषि ज्यादा हो सकते हैं, खेतों की गहरी जुताई होगी, उत्पादन अधिशेष होगा, अधिशेष मतलब खाने से ज्यादा, और व्यक्ति शहरों में निवास करना शुरू करेंगे, और द्वितीय नगरीकरण का जन्म होगा। भारत में सबसे पहला नगर कौन था, हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पहला नगर था, फिर नगर खत्म हो गया, और फिर द्वितीय नगरीकरण कब हुआ, ये आपसे क्वेश्चन आएगा। तो ये आप पढ़ेंगे, भारत में द्वितीय नगरीकरण कब हुआ, महाजनपद पीरियड में, जिसमें आपको याद है भारत में 16 महाजनपद उभर कर आए। ये 16 महाजनपद किस धातु के कारण बने, वो लोहा है। लोहा की उपयोगिता ने ही 16 महाजनपद को उभरने का मौका दी, नगर का डेवलपमेंट का मौका दिया। और द्वितीय नगरीकरण में पूछता है किस धातु का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, आंसर क्या होगा, लोहा।
अब इसमें जरा ध्यान से समझें, आपको अब इतने भाग में जो बांटे त्रियुग को हमने 4 युग में कर दिया, तो जल्दी से आप सोच के बताइए हड़प्पा को आप किस में रखना पसंद करेंगे? हड़प्पा काल किस काल में आता है? सोच के जल्दी जल्दी बोलिए। हड़प्पा जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता रही होगी, भारत में इससे पुराना कोई सभ्यता नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो बताइए, ये पाषाण काल का है, ताम्र पाषाण काल का है, कांस्य काल का है, लौह युग का है? क्या लगता है? कांस्य लग रहा है? क्या लग रहा है जी? क्या? ताम्र पाषाण। अच्छा, आप लोग एक बात सुने होंगे कि हड़प्पा में एक कांसे की नर्तकी मिली थी। अरे वाह, जब कांसा मिल गया तो कांस्य युगीन न बोलेंगे? बात को खूब ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्वेश्चन आपको यही सबसे छोटा छोटा खोदेगा कि बताओ हड़प्पा सभ्यता था लौह युगीन, कांस्य युगीन, ताम्र पाषाण और पाषाण काल। तो हड़प्पा सभ्यता में कांसा की नर्तकी मिली, और जो कांसा की नर्तकी मिली वो कांसा मिल गया, इसका मतलब हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता था। अच्छा, नर्तकी तो आप लोग सुने होंगे, कांसे की नर्तकी। बताइए तो उसका दायां हाथ सिर पर था कि बायां हाथ? नर्तकी माने नाचने वाली, तो कांसे की नर्तकी का दायां हाथ सिर पर था कि बायां हाथ? जल्दी बोलिए। वाह, कोई हाथ सिर पर नहीं है, एक कमर पर है और एक नीचे है। कभी कभी फोटो भी देख के किताबों में देता, उस पर ध्यान दीजिए। बात सुनिए, आपको कभी कभी इतना अच्छा क्वेश्चन देगा कि तुम लोग तो दाया या बाया मार के आओगे, और यहाँ कोई हाथ ही नहीं। जो नर्तकी, अब आप जरा ध्यान से मोबाइल पर सर्च कीजिएगा कि कांसे की नर्तकी हड़प्पा काल का, तो उसके फोटो देखिएगा तो बड़ा आश्चर्य होगा। कोई हाथ सिर पर नहीं है, एक कमर पर है, एक नीचे है। कमर पर कौन होगा, दाया की बाया? और अच्छा, वो नर्तकी जो है पूरे चूड़ी भी पहने हुई है, दोनों हाथ में बराबर चूड़ी है, कि दाएं हाथ में ज्यादा है कि बायां हाथ में ज्यादा है? किस तरह की चूड़ी का बनावट होगा? चूड़ी भी पूछता है। और चूड़ी कितना रहेगा, कहां तक चूड़ी रहेगा? अच्छा, तो जो हाथ उसका सीधा है उसमें यहां से लेके यहां तक चूड़ी है, और दूसरे हाथ में कोई चूड़ी नहीं है। 2019 से ज्यादा फैशनेबल था उधर। बात समझ लो, अभी तो एक हाथ में 4 है, एक हाथ में 2 है, उसमें एक हाथ में गायब है, एक हाथ में यहां तक है। बात समझ ली? तो हड़प्पा का भी कल्चर हम लोग देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य हो। तो ये तो आपको बोले कि जिससे आप कभी कभी फोटो देखते हो तो थोड़ा लगाव उसमें रखो। सेटर का कोई ठिकाना है, जिधर पाया उधर से चल देता है। कि जरा देखें, विद्यार्थी बहुत रटा होगा कांसे की नर्तकी, थोड़ा इस पर खेल कूद कर लेते हैं। अब आप ध्यान दे दिए, इस समय हड़प्पा कालीन पर देखे, बहुत हल्का एक क्वेश्चन। आज का मेरा मुख्य कार्य है कि आपके अंदर इतिहास से कुछ इंटरेस्ट जग जाए, और तब इतिहास का पहला पाठ अध्ययन के स्रोत से चले। इतिहास से अच्छा कोई विषय नहीं लगे, और अच्छी बात है कि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन, कारण यह एक अपने आप में कहानी है। इसको खूब हम लोग दिलचस्प बनाने के लिए आपको सबसे हम फैमिलियर करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। सबसे परिचित हो तो गांव की कहानी सुनने में कितना मजा आता है, लेकिन गांव में किसी से परिचित नहीं है और उसकी कहानी कोई कहे तो बार बार मुंह खोलेंगे, जमाई लेंगे, कहेंगे छोड़ दो दूसरा कहानी को, जान ही नहीं रहा किसी। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पहला राउंड में अभी एंशिएंट चलेगा, तो चैप्टर का डिवीजन किस काल में है, कहां है, धीरे धीरे आपके अंदर उसको एक जागृति डेवलप कर दे, और तब उसके बाद लेसन से फिर इंटरेस्ट अपने आप लगेगा कि बहुत बढ़िया। इतिहास भी हम दूसरे मोड में पढ़ाते हैं। एक बार हम सोशल लिख देंगे कि पूरे सामाजिक जीवन, तो उसमें आपको सामाजिक जीवन में एक साथ ही तीनों को तो छाड़ देंगे। एक बार सामाजिक लिखेंगे तो मेरा एक बार चलेगा, पूरे ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, एक बार खत्म हो जाएगा। महिला के बारे में पढ़ाएंगे तो हम एक बार पूरे महिला की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिला कौन थी, उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिला कौन थी, किस काल में पहली बार सती प्रथा का प्रमाण मिलता है, सती प्रथा कब आया। तो आपको ध्यान रखना इन सभी चीजों का। सती प्रथा का पहला अभिलेख कहां मिला, जल्दी बोलिए। सती प्रथा का पहला अभिलेख कहां मिला?
तो गुप्त काल में पहला अभिलेख मिलेगा। कौन सा अभिलेख? भानुगुप्त का एरन अभिलेख, जहां गोपीराज के पत्नी के सती होने का वर्णन मिलता है। यानी पहली बार सती प्रथा का वर्णन किस काल में है? गुप्त काल में। तो जब हम स्टेप देखेंगे, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, देखो अभी सती प्रथा नहीं, तब आएगा मौर्य, मौर्योत्तर, अभी तक नहीं है। गुप्त, यहां से खराबी शुरू हो जाएगी। जिस गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हो, उसकी क्या क्या खराबियां होगी, स्वर्ण काल की सीमाएं क्या हो सकती है, सब पर चर्चा करना होगा। तो अब जरा ध्यान से समझिए। पहले एक दो क्वेश्चन से आपको और अच्छा हम जोड़ दें, ये सभी लोग समझ पा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता किधर है, बाकी किधर है, समझ रहे हैं? एकदम बहुत हल्का क्वेश्चन। हड़प्पा काल के जो उत्खनन हुए, उत्खनन में सबसे अधिक किस सामग्री के पदार्थ मिले हैं? आपको बहुत हल्का क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप आंसर देना है। तांबा के ज्यादा मिले होंगे, टीना के ज्यादा मिले होंगे, इसके बाद हम चलें कांसा के ज्यादा मिले होंगे, एक और कुछ कर लें तो मान लें इसमें पाषाण की बात हो रही है, पत्थर के ज्यादा मिले होंगे। क्वेश्चन मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, सभी लोग एक बार जुड़ करके सोचेंगे। प्रश्न आपको है कि हड़प्पा काल का जो उत्खनन हुआ, उस समय उत्खनन में जो बाकी सामान हमें मिला, किस पदार्थ के अधिक सामान मिले होंगे? अब उसमें है तांबा के, टीना के, कांसा के कि पत्थर का? क्या लग रहा है, किसका मिला होगा? पत्थर लग रहा है। कितने को पत्थर लग रहा है? अच्छा, पत्थर तो कुछ लोग को लगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तांबा कितने लोग को लग रहा है? वाह, कई लोग को तांबा भी लग रहा है। टीन लग रहा है किसी को? अच्छा, टीन भी लग रहा है, वाह बहुत बड़े। सेटर आप ही लोग से पूछ पूछ के सेट कर लेता है कि कुछ कुछ हाथ उठाएगा तो वाला चॉइस ABCD होगी। जल्दी बोलिए, कितने को कांसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो हड़प्पा काल तो कांस्य युगीन है, तो इसीलिए आंसर कौन होगा? कांसा। हाँ, अच्छा ये बताओ, आजकल सोना तुम्हारे घर में, तो सबसे ज्यादा सामान सोना का तुम्हारे घर में है? सोना तक पहुंचे हुए हो, सोना का सामान कम है, कहीं कहीं छिपा उपा के डिब्बा डुब्बी में थोड़ा सा कहीं कहीं रखा, उस सबसे अधिक नहीं हो सकता। हड़प्पा काल कांस्य युग में पहुंच चुका है, कांसा के खिलौना है, लेकिन क्वेश्चन में देखो कितना इशारा कर रहा है, सबसे अधिक मिला। अब लड़का तो बेचारा अपने आप को रोक नहीं पाता है, जो पढ़े हुए है, हड़प्पा कांस्य युगीन, कांसा मारो। कांसा मिला, लेकिन सबसे ज्यादा कांसा नहीं होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा? पत्थर होगा, इसलिए सही आंसर पत्थर है। देखिए, कई प्रश्न जो अभी हम आपको सुन रहे हैं, ये सभी प्रश्न अपने आप में क्या है? सिर्फ और सिर्फ सोचने के स्किल को बढ़ाना। BPSC की तैयारी कर रहे हो, अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हो, तो केवल सोचोगे कि कोई लूसेंट या उस टाइप के किताब लेके रट जाए, तो उससे पास नहीं होगे। बॉर्डर लाइन तक लगभग पहुंच के रुके रहो। कभी कहोगे कि सर पीटी पास, मेंस फेल, कभी कहोगे कि जी लगभग 4 नंबर से सर गवा गया, कभी कहोगे कि बस सर एकदम ये 2 नंबर से रह गए। बॉर्डर तक वो पहुंचाते, तो वो भी अच्छी किताब है, मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा, अच्छी किताब है बॉर्डर तक पहुंचने के लिए। बॉर्डर के बाद का जो सफर है वो है तुम्हारा सोच, किसी प्रश्न पर अपने दृष्टिकोण, कितना बढ़िया विषय वस्तु से आपकी पकड़, ये आपको बॉर्डर क्रॉस करवाएगा। तो इसीलिए अभी जो प्रश्न हम चल रहे हैं सभी उसी टाइप का चल रहा है, जिसमें आपको दिमाग में सेट कर लेना है। तो देखिए, अभी हम लोग अब बात करते हैं धीरे धीरे। अब आप चैप्टर समझ पाए हैं। पहली बार हम लोग 2 चीज देखे, एक प्रागैतिहासिक काल, एक हमारा कौन हो गया? आद्य ऐतिहासिक काल, और फिर कौन हो गया? ऐतिहासिक काल। जल्दी हम लोग बताएं, हड़प्पा सभ्यता किसमें था? आद्य ऐतिहासिक। वैदिक सभ्यता? आद्य ऐतिहासिक। वैदिक के बाद वाला जितना है ऐतिहासिक। हम लोग आज भी ऐतिहासिक में चल रहे। इधर जो त्रियुग की कल्पना जो हम लोग देखे थे, वो त्रियुग को हमने कितने भाग में बांटा? 4 युग। और आपको कभी कभी सीरीज सजाने आएगा, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबा किया, चूंकि धातु पहले पत्थर के बाद तांबा है। धीरे धीरे आपके सोच भी बढ़ाना है।
क्या पाषाण काल में, जब पूर्व पाषाण काल की बात होगी तो इसमें बड़े बड़े पत्थर के प्रयोग होंगे। मध्य पाषाण काल की बात होगी, पत्थर छोटा होगा। नव पाषाण काल की बात होगी तो पत्थर ब्लेड नुमा होगा। उस समय कोई रेलवे में नौकरी थोड़े लगता था। उस समय के व्यक्ति का एक ही पत्थर लेके और नदी के किनारे बैठ के पजाओ, जितना पजा दिया उसका हथियार उतना बढ़िया है। शिकार पर निर्भर है, अगर डबल ब्लेड है कहीं मार दिए तो किसी साइड से लग गया तो जानवर में इन कर गया तो शिकार मेरा बन जाएगा। तो धीरे धीरे देखिए, ब्लेड नुमा, छोटा आकार, बड़ा आकार, आपको इस समझना होगा। अब क्वेश्चन क्या देगा, पूरा पाषाण काल में व्यक्ति के अवशेष मिले थे बिहार से, जम्मू कश्मीर से, उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। अब बोलो, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्यक्ति का अवशेष कहां होगा? तो अब आपको अपने से सोचना पड़े, कुछ नहीं करना है। इन प्रश्नों के लिए सिर्फ सेटर क्या करता है ना, आप कॉमन सेंस को चेक करता है कि जब पाषाण काल में, हम पूर्व पाषाण काल बोल रहे हैं, तो पत्थर का आकार क्या है, बहुत बड़ा है। और बताओ, बहुत बड़ा बड़ा जब पत्थर है तो आपको क्या लगता है, उतने बड़े बड़े पत्थर कोई गंगा नदी के द्रोणी में ला करके सिर पर टांग के शिकार के लिए लाएगा कि चलो पटना? पटना में पत्थर कहां उसको मिलेगा? उस समय यहां पूरे जंगल रहा होगा। हाँ, नर्मदा घाटी की बात करेगा तो कुछ माना जा सकता है, जहां पर्वत पठार है। देखो तुम्हारी कल्पना कैसी होनी चाहिए, जब पूरा पाषाण करेंगे, बड़े बड़े पत्थर होंगे, तो उस समय व्यक्ति वैसे क्षेत्र में रहेगा जहां पत्थर आसानी से उपलब्ध। वो भी कैसा पत्थर, छोटा कि बड़ा? बड़ा पत्थर, यानी पहाड़ी इलाका में उस समय उनका निवास स्थान होगा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ, गंगा घाटी में पहली बार मानव प्रवेश किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल? आंसर क्या होगा? नव पाषाण काल। कोई रटने की जरूरत नहीं है, कभी कभी एकदम उल्टा पूछ देता है। ध्यान दीजिए, नव पाषाण काल के प्रमाण बिहार में कहां मिले? नव पाषाण काल के प्रमाण गंगा नदी घाटी में कहां से मिले? आपको बहुत आसान क्वेश्चन दे दे। तो आपको सोचना है कि जब ब्लेड नुमा पत्थर हो गया, छोटे छोटे पत्थर हो गए, तो अब मानव दूर तक घूम सकता है। इस समय गंगा घाटी में एडजस्ट कर सकता है। भौगोलिक स्थिति को इतिहास से जोड़ना है आप। और इस समय आप पढ़ोगे कि नव पाषाण काल में बिहार में छपरा के चिरांद में पहली बार नव पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए। तो हम लोग जो चिरांद देखेंगे, छपरा की बात आएगी, तो वो सभी के लिए आपके अंदर जो कंसेप्ट चाहिए, वो ब्लेड नुमा और इन स्ट्रक्चरों को पहले ध्यान से समझना होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोग मान लें अध्ययन के स्रोत के रूप में कई बात पढ़ेंगे। एक आप सबको बता दें, इतिहास में सबसे बड़ा जो प्रश्न आंसर किया, पहले 1800 के पहले वो सब नहीं थे, वो थे चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत। और हम लोगों ने जितनी बातें लिखी वो सभी डार्विन सिद्धांत पे, विकासवादी सिद्धांत को ही माने। आप बचपन से कई बार क्वेश्चन कुछ पूछे रहे हैं और या सुने रहे हैं और अक्सर मुस्कुराते रहे हैं कि पहले मुर्गी आया कि अंडा। और आप ऐसे प्रश्न को सुन करके अक्सर मुस्कुराए हैं कि आंसर क्या दें, मुर्गी की अंडा? मुर्गी देंगे तो कहेगा कि बिना अंडा का मुर्गी कैसे, और अंडा बोलेंगे तो कहेंगे बिना मुर्गी के अंडा कैसे। बोलो, पृथ्वी पर सबसे पहले छोटे बच्चे आए होंगे कि बड़ा आदमी? कौन आए होंगे? छोटा बच्चा। बिना बड़े आदमी के छोटे बच्चे कैसे रहेंगे? और बताओ, बिना छोटे के बड़ा कैसे हो गए हैं? बात तो समझ रहे हैं। तो कुछ प्रश्न ऐसे थे, ये अनुत्तरित प्रश्न नहीं है, इन प्रश्नों का ही जवाब हमें समझना है और धीरे धीरे आपके अंदर एक सोच डेवलप कर जाना चाहिए। पहले क्या आया, इसके लिए हमारे पास आंसर है। अब कोई व्यक्ति तुमसे पूछे कि पहले मुर्गी की अंडा, पहले बड़ा आदमी की छोटा आदमी, चाहे कुछ भी पूछे, कहना कि सारे प्रश्न का आंसर है। तुम किसको सुनना पसंद करोगे? इसके लिए दो तरह की विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा जो शुरुआत से चल रही थी, वो था हमारा धार्मिक विचारधारा। और धार्मिक विचारधारा के अनुसार धर्म में ईश्वर, अल्लाह जिनको कहो,
उन्होंने पहले बड़े व्यक्तियों का निर्माण किया और उसको फिर यहाँ पे पूरा सरवाइव करने के लिए छोड़ा और उनके सारे संत देखिए पता नहीं धार्मिक विचार कि जो हमारे ईश्वर थे, गॉड है, उन्होंने बनाया आदम और ईव को। कुरान की बात करो तो उसमें भी लिखा है आदम और हवा को, यानी ईश्वर ने आदम और ईव या हवा जो को एक पुरुष और एक महिला की कल्पना करके बनाया और कहा कि जहां हम रहते हैं वहीं रहो। और धार्मिक ग्रंथों में कहा गया कि ईश्वर मना किए थे सब पेड़ का फल खाना, एक पेड़ पर शैतान रहता है उसका फल नहीं खाना, मना की। जो उसकी पत्नी थी वो धीरे धीरे सब पेड़ का फल तो चख ली, एक पेड़ आ गया और वो आदम से जिद करने लगी कि हमको इसी का फल चाहिए। और आदम जब तोड़ लिया तो ईश्वर कहे कि हम तुमको बना के गलती किए, अब तो नष्ट भी नहीं करेंगे, तुम अब मेरे साथ नहीं रहोगे, और अलग ग्रह पर भेज दिए पृथ्वी पर। और उस आदम के ही सारे लोग संतान हैं, इसलिए आदमी कहलाते हैं। ये विचारधारा मैंने बताया किसका, ये धार्मिक विचारधारा है। यही सब लोग पहले पढ़ते थे। मुर्गी की अंडा तो पहले मुर्गा मुर्गी बना, फिर वहां से कंटिन्यूटी है और इसकी कल्पना सीधा ईश्वर पे जाता है। ये धार्मिक विचारधारा है। लेकिन चार्ल्स डार्विन पहला व्यक्ति है जिसने अब इतिहास के एक दो बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझे। एक पद्धति है कार्बन 14 पद्धति और दूसरा पद्धति है यूरेनियम डेटिंग पद्धति। खूब बढ़िया से समझेंगे, अब धीरे धीरे आपके अंदर इंटरेस्ट आते जा रहा है और ये इंटरेस्ट बहुत जरूरी है इतिहास के लिए। न कि कलम लिए क्या बोले सर नॉन स्टॉप लिख के पक गए, इतिहास 14 पन्ना लिखा दिए, कैसे याद होगा। और 14 पन्ना सुन के 4 लाइन लिखना, 4 लाइन तो याद होगा ना तुम्हें, बाकी वो 4 लाइन से 14 पन्ना का विचारधारा खुद से निर्मित होता है, वो खुद से बनना चाहिए कि हाँ अब हमारा ये सोच आ गया। वो 4 महत्वपूर्ण कीवर्ड केवल कॉपी में रहे। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे किसी भी चीज के उम्र कितना पुराना है, इसके लिए सजीवों के उम्र ज्ञात करने के लिए एक पद्धति है जिसको कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं। बात समझेंगे, यह एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट और इसमें कार्बन 14 सभी जीवों में पाए जाते हैं। सजीव की उम्र निर्धारण के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि पत्थर चट्टान या निर्जीव की उम्र निर्धारण के लिए यूरेनियम डेटिंग के पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये है क्या, थोड़ा सा आपको समझा दें। देखो चार्ल्स डार्विन पहले सब लोग तो यही मान के चल रहे थे कि ईश्वर ने ही सब चीज किया है और आंसर आप लोग को धार्मिक विचारधारा से मिल गई। डार्विन ने एक नया रिसर्च किया, उसने क्या देखा, इन पद्धतियों का प्रयोग किया। ये पद्धति के बारे में थोड़ा सा समझ लें आप। कार्बन 14 पद्धति से किस चीज का जानकारी मिलता है, उम्र का, कितना पुराना है और किस चीज के उम्र का, सजीवों के कि निर्जीवों के। जो पहले सजीव रहे थे वो भले मर गए हो, उनके उम्र का निर्धारण कार्बन 14 करता है। बाकी पत्थर मकान ईंट ये सभी का उम्र यूरेनियम डेटिंग से निकालते हैं। आपको जान के गहरा आश्चर्य होगा, कार्बन 14 पद्धति की एक अर्ध आयु 5800 वर्ष लगभग है। मतलब किसी भी सजीव में कार्बन है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं CO2 छोड़े, तो कार्बन तो अंदर है। और ये कार्बन की मात्रा आपको जान के आश्चर्य होगा 5800 वर्षों में आधा होता है। इसको हाफ लाइफ, अर्ध आयु कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति मर जाए, उसके हड्डी बचे हुए हैं, हड्डी भी एकदम सड़ गए हैं, 5800 साल के बाद भी अगर उसके हड्डी का कार्बन 14 का मात्रा निकालेंगे तो प्रारंभ का आधा होगा और इससे पता चल जाएगा कि वो कितने वर्ष पहले का हड्डी है। अब देखिए कितने बेजोड़ टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो आप लोग समझ गए होंगे 5800 साल में आधा हो गया, तो बोलो अगला 5800 साल में तो अब जाकर के ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो खत्म नहीं होगा, ये
पहला 5800 साल में आधा हुआ तो अगला 5800 साल में इसका आधा 1/4 होगा, और अगला 5800 साल में इसका आधा 1/8 होगा, अगला 5800 साल में इसका आधा 1/16 होगा, और कभी भी हड्डी मिल जाएगा तो कितना पुराना है निकल जाएगा। देखो बात ई मत समझना, कई लड़का सोचा कि 58 में आधा तो अब सर 15,000 साल बाद मिलेगा, तब भी उसकी मात्रा निकलेगी। अरे ऐसा थोड़े, तुम्हारे पिताजी तुमको 200 रुपया दे देते हैं, मान लो 2,200 क्या दे, महंगाई का जमाना है, तो मान लो तुम्हारे पिताजी तुमको 2,000 देते हैं, तो हर लड़के की अपनी अपनी एक हाफ लाइफ होगी, अर्धायु। कितना दिन में उसको अधिया देता है? जो कंजूस टाइप में होगा उसको 1 महीना भी इसको अधियाने में लग सकता है। जो साखर्च है वो हो सकता है कि 1 घंटा में उड़ा देगा, चेक करेगा बैलेंस मारो, हाँ आ गया 2,000, चलो आज हमारे तरफ से पार्टी। मालूम चला कि एक दिन में आधा होके 1,000 पर पहुंच गया, तो क्या अगला एक दिन में गायब हो जाएगा? नहीं, अब वो 1,000 के अनुसार ही खर्चा करेगा, और अगला एक दिन में कितना होगा? 500। जिस दिन उसके पैकेट में 10 रुपया बचेगा तो उसके खर्च का स्पीड पहले जैसा रहेगा कि स्लो हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। अब कहीं खाएगा भी 10 साथी में तो देर से हाथ धोएगा कि कोई बिल दे दे। बात समझ? पहला दिन फॉर्म में था कि मेरे तरफ से, धीरे धीरे वो लेट करेगा, क्योंकि वो पैकेट छू रहा है कि अब तो 100 ही बच रहा है, कम बच रहा है। जिस दिन 1 रुपया बच जाएगा, खत्म नहीं, वो चलेगा। 1 रुपया भी बच गया है तो उस दिन क्या होगा? सारे जीभ वगैरह पर कंट्रोल होगा। रास्ता पे चलते समय कई नाक में सुगंध भी मिलेंगे, कहेगा सीधा चलो, पैकेट छुएगा कहेगा एकदम 1 रुपया है, सीधा चलो, कहीं नहीं। तो देखिए, आप जैसे इसको समझ रहे हो वैसे ही इसको समझ। अब तुम लोग कार्बन 14 के बारे में अच्छा से समझ गया होगा कि 5800 साल में आधा, तो क्या अगला 5800 साल में खत्म होगा? नहीं, इसका आधा 1/4 होगा। अब एक महत्वपूर्ण बात समझ गए, ये क्यों हम समझा रहे हैं? इसी पर डार्विन ने पूरे इतिहास लिख डाले। हम लोग जितने इतिहास की अध्ययन कर रहे हैं वो सब इसी पर है, इसी पर पूरा हड़प्पा है। हड़प्पा को हम लोग कोई नहीं जानते थे, ये भी नहीं जानते थे कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। उस समय चीन, मिस्र जो है, और भी तुम्हारा हम लोग देखेंगे इराक के पास भी दजला, फुरात, मेसोपोटामिया की सभ्यता। कई लोग कहे कि हम लोग बहुत पहले 3500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है, कोई कहे 3000 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। और भारत बेचारा ऋग वैदिक, हम लोग यही जानते थे कि हम लोग 1500 ईस्वी पूर्व से हम लोग इंडिया के लोग सरवाइव कर रहे हैं। हम लोग नहीं जानते थे कि हम लोग बहुत प्राचीन काल वाले हैं। ये तो उत्खनन में जो सामान मिला, हम लोग कार्बन 14 और यूरेनियम डेटिंग से उसका उम्र निकाले, और उम्र निकाले तो हम लोग उछल पड़े। विश्व के प्राचीनतम जो सभ्यता संस्कृति जिस समय का था, हम लोग भी वहीं आ गए कि तुम 3000 ईस्वी पूर्व तो हम भी लो 3200 ईस्वी पूर्व। और विश्व में अगर कहीं आदमी सबसे पहले सभ्यता का डेवलप किया तो मेरा भारत भी था। तो ये सब नहीं रहता तो हम लोग कहां से जानते? हड़प्पा में लिखा हुआ एक लाइन नहीं पढ़ पाए, फिर भी पूरे हड़प्पा की किताब लिख दी। कारण वहां से पदार्थ जो प्राप्त हुए उनके आधार पर हम लोग पूरे किताब की रचना किए। अब बताओ, कोई आदमी कौन सा साबुन से स्नान करता है? तुमको जानने का इच्छा है कि मुख्यमंत्री हमारे किस साबुन से स्नान करते हैं, तो गार्ड तुमको घुसने देगा क्या? नहीं घुसने देगा। क्या करोगे? तब यही पहला पाठ का सहारा लोगे, अध्ययन के स्रोत। और उसमें 2 स्रोत मिलेंगे, पुरातात्विक और साहित्यिक। साहित्यिक में अखबार उखबार पर ध्यान रखेंगे, कभी निकल जाए, नहीं निकला तो पुरातात्विक पर ध्यान देंगे, खाली पता लगा लेंगे कि मुख्यमंत्री निवास से कचरा कौन उठाता है। अरे ये तो पता लगा सकते हो ना। और वो कचरा कहाँ फेंकाता है, उसका अनुसंधान करने पर पता चल जाएगा क्रीम कौन लगा रहे हैं, साबुन कौन लगा रहे हैं, और कैसे कैसे क्या चल रहा है। कहोगे कि हाँ हम समझ गए फलाना क्रीम लगाते हैं, देखा है, तो कहना पुरातात्विक स्रोत, बड़ा कड़ा स्रोत। देखिए कैसे कैसे इतिहास की रचना होगी, हम लोग इस कड़ी पर अब चल रहे। तो अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे दोनों पद्धति से जब डार्विन ने देखा कि मनुष्य के पुराने पुराने जो खोपड़ी के अवशेष हैं, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज जो मानव के खोपड़ी अवशेष हैं, 1000 लाख साल पहले वो दूसरे रूप के थे, उससे पहले दूसरे रूप के थे, 1000 वर्ष पूर्व दूसरे रूप के थे।
यानी हम लोग की खोपड़ियों में भी परिवर्तन है और आज भी हो रहे हैं। और उसने एक नया थ्योरी दिया, विकासवादी सिद्धांत। और जब वह 40,000 ईस्वी पूर्व तक चला गया, तब वह पाया कि धीरे धीरे हम लोग की खोपड़ी बनमानुस चिंपैंजी से मिल रहा है। और उसी क्रम में ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, जिंजांथ्रोपस, पिथिकांथ्रोपस, पिकिंग मानव, जावा मानव, और तब सबसे समझदार मानव होमो सेपियंस के बारे में बातचीत चली। यानी अब एक नया टर्निंग ले लिया कि ईश्वर ने कुछ नहीं किया, हम लोग पृथ्वी पर धीरे धीरे डेवलप किए हैं और हम लोग विकास कर रहे हैं। आज हम लोग जैसा है 1000 साल बाद वैसा नहीं रहेंगे और डेवलपमेंट होगा। तुम लोग चेक कर लो, विकासवादी अभी भी चेक कर सकते हो। जिस व्यक्ति का जन्म मान लो 1960-70 में हुआ है, वृद्ध हो चुके हैं, तो ईश्वर सोचो उनके समय दिमागों में वही वाला सॉफ्टवेयर दिए जो उस समय अवेलेबल था। उस समय ना मोबाइल थे ना कुछ थे, उनको टच स्क्रीन वगैरह नहीं थे, तो उनके पास वो सॉफ्टवेयर ही नहीं चढ़ाए। तो 1960 में जिनका जन्म है उनको तुम एक टच स्क्रीन मोबाइल दे दो, लॉक कर दो, और लॉक को खोलने के लिए 8 बार सिखा दो, नंबर सेव करने के लिए 18 बार सिखा दो। जब दिमाग में सॉफ्टवेयर नहीं है तो कहेंगे ये मोबाइल ना, वही वाला ठीक है, हमको छोटका वाला जो रहता है। और उसके बाद सिखाओ कि छोटका में नंबर ऐसे सेव करते हैं, तब जब नंबर बोलोगे तो कहेंगे इसमें हमको बहुत भार पड़ता है, कॉपी कलम वाला हमारा ठीक। ये कॉपी कलम रखेंगे क्योंकि उस समय का सॉफ्टवेयर इन पे चढ़ा नहीं था। और चेक कर लो जिनका जन्म अभी 2016-17 में छोटकन के हो रहा है, 2-3 साल पहले, ईश्वर भी देखो कैसे अपडेट मारते हैं। जिस समय उसका जन्म दे रहे हैं, भौगोलिक परिदृश्य में जो भी सामान है उसके लाइक उसके ब्रेन में डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर चढ़ा के भेज रहे। 3 साल का लड़का है, मोबाइल दे दो, सब वीडियो को खोज लेगा, डाउनलोड भी हो सकता है, मार ले, प्ले स्टोर तक वो जान रहा है। और बूढ़ा आदमी कहेंगे बहुत तेज है छोटका, ये हमको भी इतना नहीं आता, कैसे आएगा, आप में सॉफ्टवेयर नहीं था। ये विकासवादी क्रम। तो अब बताओ, डार्विन का विकासवादी थ्योरी तो आप समझ रहे हो, और विकासवादी थ्योरी ने कहा छोटे छोटे जीवों से बड़े जीवों का निर्माण। बाकी भूगोल में आपको डिटेल पढ़ाएंगे कैसे हमारा प्री पेलियोजेलिक पेलियोजेलिक सब एज का कैसे निर्माण हुआ, कैसे हम लोग फिर धीरे धीरे डेवलप किए, जलीय जीव से लेके उड़ने वाले पक्षी तक। तुमसे पूछे कि धरती पर सबसे पहले, ये तो मुर्गी अंडा छोड़ दो, तुम ही बताओ धरती पर सबसे पहले कौवा आया कि मेढक आया? जल्दी बोलो, मेढक आया कि मछली आया? बस तुम लोग अब एकदम पूरे धीरे धीरे विकासवादी समझ रहे हो। हर चीज को स्नेह स्नेह चलना। पहले बिना कोशिका के जीव, अमीबा, हाइड्रा, ये सभी बने जो जल में थे। धीरे धीरे एक कोशिका वाले, फिर बहु कोशिका वाले, तब रीढ़ की हड्डी वाले जलीय जीव सबसे पहले बने, यानी मछली वगैरह सबसे पुराना जीव होगा। तब बने उभयचर, जल और स्थल दोनों। फिर कोई जीव यहां भी है वहां भी है, मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब जो देख रहे हो सेकेंड फेज के, मेढक, सांप, ये सब आए। तब कुछ लोग आराम से केवल स्थल पे आ गए, वही डायनासोर वगैरह का फेज देख रहे हो। फिर उसमें कुछ लोग हल्का उड़ने लगे। बोलो पहले कौवा आया कि मुर्गा आया? जल्दी बोलो। तो पहले मुर्गा आएगा, क्योंकि हल्के उड़ान वाले पहले आएंगे, तब फिर लंबे उड़ान वाले जीव जंतु आएंगे। उसमें भी उड़ने वाले पक्षी पहले कौन रहेंगे? जो उड़ने के साथ साथ स्थल पर, जल में, तीनों जगह रह सकते हैं। आप कुछ ऐसा पक्षी देखे होंगे जो पानी में भी गोते लगा लेते हैं, स्थल पर भी रह लेते हैं, उड़ भी जाते हैं, वो और पुराना है। बात समझ लीजिए, अब इसमें नाम की जरूरत नहीं, आप कल्पना करके उन जीवों को देख के आप महसूस कर सकते हो कि विकास का क्रम इनका क्या रहा होगा। तो अब जरे ध्यान से सुनेंगे, ये विकासवादी से थोड़ा आपको इंटरेस्ट जगा है कि अब इस बात को आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे। अब हम लोग थोड़ा अध्ययन के स्रोत के रूप में पुरातात्विक को हल्का देखते हैं, साहित्यिक फिर हम लोग डिटेल अब लेसन वाइज चलेंगे। आज हल्का हम लोग सिक्का की बात करते हैं। मुद्रा, देखिए अध्ययन के स्रोत में 2 पार्ट आपको बार बार बोल रहे हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। अच्छा कौन रहेगा, साहित्यिक स्रोत बढ़िया है कि पुरातात्विक स्रोत? जल्दी बोलिए। हाँ, तो एक पर मत रहिएगा, आप लोग के वही साइंस वाला आदत है, 2 जोड़ 2 बराबर 4 बोलने वाला।
हम बोले अच्छा कौन रहेगा, तो आप बोलिए कि दोनों ठीक रहेगा, अगर दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छा इतिहास होगा। एक पर क्यों रहते हैं? ये आर्ट्स है, साइंस जैसा नहीं बोल देना कि बस इसको ए चाहे बी मार दे। अगर दोनों मिल जाए, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल जाए, साहित्यिक साक्ष्य भी मिल जाए, तो बहुत प्रमाणिक इतिहास की बात होगी। कोई एक भी मिल रहा है तो चलिए सही। साहित्यिक स्रोत के रूप में भी हम लोग सब देसी विदेशी धार्मिक और बिना धार्मिक सब देखें। अभी हम लोग पुरातात्विक का एक पार्ट देख रहे हैं, मुद्रा। पहला ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं कि बोलो मुद्रा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हिंदी में है मुद्रा शास्त्र, और इसी को इंग्लिश वाले देवनागरी में लिख देंगे न्यू मिसमेटिक्स। अब ध्यान दीजिए, न्यू मिसमेटिक्स ये मुद्रा का अध्ययन है। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन पूछेगा, एपिग्राफी, पेलियोग्राफी, न्यू मिसमेटिक्स सब किसका अध्ययन है, वो डिटेल खोलेंगे। अभी तो केवल सिक्का मुद्रा चलते हैं, तो मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाएगा, न्यू मिसमेटिक्स। मुद्रा से भी जब हम लोग पूरे जोड़ेंगे तो सब बात जानकारी मिल जाएगी। सिक्का कैसा था, उस पर कई चीजों का चित्र होगा, आगे चल के राजा महाराजा के चित्र होंगे, फिगर देख के हम लोग को सामाजिक जीवन की जानकारी मिल जाएगी। बाल कैसे रखते थे राजा, दाढ़ी कैसे रखते थे, मोछ रखते थे कि नहीं रखते थे, पहनते कैसा ड्रेस थे, आभूषण केवल पुरुषों के लिए था कि महिला के लिए था, इनमें जो फोटो रहेगा वो सब आ जाएगा। अरे आजकल अखबार में जो आप फोटो देख रहे हो, तो उससे क्या भविष्य में कभी भी सब लोग डेड हो जाए, कभी कोई फोटो देखेगा तो हम लोग के वेशभूषा के बारे में नहीं जान जाएगा। हम लोग सब लोग एक अचानक डेट कर जाए और उस समय अवशेष में 1000 और 2000 वाला नोट मिले, तो नोट में भले वो नहीं पहचाने कि कौन है गांधी जी है कि कौन है, वो नहीं पहचाने, लेकिन इतना तो देख के पहचान लेगा कि जो मुद्रा मिले हैं इसमें व्यक्ति ऐसा ऐसा था, भले हम लोग किसी तरह का रहे, वो तो वही वाला देख के कल्पना करे, किलो का आकार ऐसा था, वेशभूषा ऐसा था, कल्पना कुछ कर सकता है। तो सामाजिक स्थिति की जानकारी इससे वेशभूषा से लेकर सब मिलती है। अगर सोना का ज्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत रही हो। कई बातों का द्योतक है। ज्यादा सिक्का मिल रहा है, किस बात का द्योतक है? किसी राजा का बहुत सिक्का मिला, तो ये द्योतक किस बात का है? बोलिए, ज्यादा सिक्का मिलना क्या बताता है? ज्यादा सिक्का मिलना बताता है कि इसके समय नौकरशाही अधिक है, ज्यादा स्टाफ है, और स्टाफों को नगदी पेमेंट दिए जाते थे। अरे इतना सिक्का का क्या जरूरत होगा जो राजा पेमेंट नहीं देगा? जब तुमको गुप्तोत्तर काल और गुप्त काल में चलेंगे, गुप्तोत्तर आते आते मुद्रा बहुत कम जाएंगे। कारण जानते हो क्या? उस समय एक नई प्रथा चलेगी कि जो भी हमारे ऑफिसर्स होंगे, अधिकारी होंगे, उन लोगों को मनसबदारी प्रथा शुरू होगी। अकबर के समय आते आते सबको मनसब दिए जाएंगे, जागीरदार दिए जाएंगे। जागीरदारी प्रथा का नाम सुनोगे, जागीर दिए जाएंगे। जागीर मीन्स क्या होगा? भूमि। जागीर मीन्स क्या हुआ? भूमि। अब बताओ किसी को भूमि मिल जाए, गुप्तोत्तर काल आते आते, अब बताओ कई अधिकारी हैं, उनको कहा जाएगा कि इधर का 400 बीघे का मालिक आप है, और आप समझिए इससे पेमेंट क्या आएगा, खेती किससे कराएंगे, और बदले में आपको मेरे यहां काम करना है। आज सरकारी ड्यूटी कर दे कि जितने लोग रेलवे में बहाल हो, उन सभी को 200-200 बीघा वाला एक फ्लैट मिले। बहुत रेलवे किनारे बहुत गैरमजरूआ जमीन है, सब मिट्टी से भर करके 200-200 बीघा लेकर के और घेर घार के एक फ्लैट मिल जाएगा, और तुम ड्यूटी करो, पेमेंट उमेंट मत सोचना। वो 200 बीघे में तुम कद्दू उपजाओगे कि भिंडी उपजाओगे कि किसी को बटैया दोगे कि सटैया दोगे, वो तुम समझो। तो अब बताओ, अगर सब ऐसा ही विभाग हो जाए, आई तुम्हारा नहीं है, ट्रांसफर कर देंगे कि जोन से वो जोन, तो वहां वाला जमीन धर लेना, ये दूसरा आदमी धर लेगा। खुश मत होना कि मेरा होगा, रिटायर हुआ तो सब खाली करके अपना घर जाओ, मैं दूसरा आदमी बहाल होगा। अब बताओ, सरकार अगर सब ऐसा कर दे तो क्या बहुत मुद्रा का जरूरत है? बहुत है जरूरत नहीं है, क्योंकि सब फिर स्थिति बदल जाएगी। तो देखिए, बहुत मुद्रा होना एक अलग चीज को बता रहा है। अब थोड़ी सी बात मुद्रा का आपको हल्का सुनाते जाए, कुछ कुछ पूछते भी जाएंगे कि आप लोग का प्रीवियस नॉलेज क्या है, और तब हमारा क्लास उसी रूप में आगे बढ़ते चला जाए। प्रीवियस टेस्टिंग में आप लोग को पहले तो बात छोटी छोटी सुनते जाएं। पहली बार अगर मुद्रा की बात करें
बोलो, हम लोग का चैप्टर तो बार बार याद करा रहे हैं, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। बोलो, ऋग वैदिक में मुद्रा था कि नहीं? जल्दी बोलिए। हम लोग तो पूरे जोड़ के ही पढ़ेंगे। अच्छा ये बताओ, पहले हड़प्पा की बात कर ले, हड़प्पा में मुद्रा था? जल्दी बोलिए। तो था। पूछेगा हड़प्पा का मुद्रा किस चीज का बना होता था, तो टेराकोटा। अब टेराकोटा क्या है ये हड़प्पा में समझना। अब पहले अभी ये बताओ, ऋग वैदिक काल में मुद्रा था कि नहीं? जल्दी बोलिए। तो इस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित। स्टार्टिंग से व्यक्ति मुद्रा क्यों बनाएगा? वस्तु विनिमय का मतलब समझते हो? वेरी गुड, वस्तु के बदले वस्तु। आज भी गांव में देखोगे रुपया से ज्यादा वस्तु विनिमय होता है। तरबूज वाला जाएगा तो पूछेगा कैसे तरबूज? धान से बदलो। एक साइड में धान रखो, जितना खाना है उधर रखो और उतना इधर रहेगा, बराबर बराबर, धान मेरा तरबूज तुम्हारा। कोई गांधी जी की जरूरत नहीं। तो समझ लोगे कि वो समझ गए ये वस्तु विनिमय प्रणाली। ऋग्वैदिक काल में पूरे वही थे। फिर भी मुद्रा के रूप में दो चीजों की चर्चा चलती थी, निष्क और शतमान। उत्तर वैदिक आते आते थोड़ा निष्क मीन्स हुआ स्वर्ण आभूषण। ये कोई मुद्रा नहीं है, गहना जेवर ही मुद्रा का काम कर सकता था। और शतमान शायद ऋग्वैदिक काल में शतक शब्द से बना है, गायों की एक संख्या रही होगी। चूंकि ऋग्वैदिक काल में मुद्रा के रूप में मेन काम करने वाला गाय था। उस समय जितने गाय हैं वो व्यक्ति उतना ही अमीर है। गाय ही मुद्रा था। पंडित जी अगर पूजा कराएंगे तो ऋग्वैदिक काल में उनको रुपया नहीं चलता है, गाय दिए जाएगा। तुम आज भी ऋग्वैदिक काल का प्रचलन देखोगे, कोई आदमी बूढ़ा बुजुर्ग मर रहा है, प्राण नहीं छूट रहा है, तो होगा कि इसको एगो बाछी दान कर दीजिए। ऐसा कभी सुना है? तो ये सब सुनना तो तुम मुस्कुराना कि ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल है, मुद्रा के रूप में गाय के बाछी का प्रयोग किया जा रहा है। उस समय वही सब चीज होते थे। धीरे धीरे ये जो आप संख्या देख रहे हो, शतमान धीरे धीरे चांदी के सिस्टम में बन गए। लेकिन ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किसी प्रकार का कोई नियमित कोई मुद्रा नहीं है, वस्तु विनिमय प्रणाली ही है, इसका केवल चर्चा है। अब अभी इसको हटाएं तो पहली बार मुद्रा की जो बात होगी वो मुद्रा कब आएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सिक्का पहली बार भारत में कब आया, तो ये आपका होगा महाजनपद काल। महाजनपद का मतलब लोहा का प्रयोग हो चुका है। कितने महाजनपद बने? 16। और 16 महाजनपद में सभी महाजनपद एक सिक्का रखेंगे कि अलग अलग? जल्दी बोलिए। अलग अलग। निश्चित आकार होगा कि नहीं? कोई निश्चित आकार नहीं है। और इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सिक्का का नाम है पंचमार्क सिक्का। ध्यान दीजिए, पंचमार्क, इसी का दूसरा नाम है आहत सिक्का। देखिए आपको पढ़ना कैसे होगा, अलग अलग चैप्टर वाइज पढ़ोगे तो कभी याद नहीं होगा। सिक्का मतलब सिक्का, एक बार धर लिए तो पूरा प्राचीन भारत का सिक्का। अध्ययन के स्रोत में ही सब सिक्का उक्का का काम सब हम खत्म कर लेते हैं। थोड़ा लोड तो पढ़ते हैं, लेकिन उससे फायदा क्या होता है कि उससे कंसेप्ट एकदम सही रहता है। इधर उधर क्वेश्चन भागेगा भी तो तुम पकड़ लोगे कि हाँ पकड़ा गया। आपसे पूछा जाएगा कि पहली बार पंचमार्क सिक्का, ये पंचमार्क से कोई समझेंगे? आहत मतलब समझते हैं? पंचमार्क आहत का मतलब इस समय चांदी वगैरह पर मोहर मारा हुआ सिक्का, और मोहर एक तरफ की दोनों तरफ, दोनों तरफ, इसीलिए इसका नाम है पंचमार्क। 5 तरह के कई बार होते हैं कि धातु से भी मिला करके कुछ लोग कहते हैं बना है, और इसके कोई निश्चित आकार नहीं है। और आहत माने होता है दोनों तरफ से खोदा हुआ। इसमें चिन्ह होते थे, किसी चीज का, मछली का या किसी किसी प्रतीक का चिन्ह है। इसके कोई निश्चित आकार गोल वगैरह नहीं है, किसी डिजाइन का हो सकता है। और जल्दी बोलिए, ये पंचमार्क सिक्का कौन जारी करते थे? कौन जारी करते थे? तो राजा नहीं करते थे, इस समय व्यापारी करते थे। बड़ा सब दुखद दुखद बात आता है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। इस समय राजा 16 महाजनपद राजा बन चुका है,
लेकिन इस समय 5 मार्क सिक्का का जो प्रयोग देख रहे हो, ये व्यापारी लोग अपने अपने एक प्रतीक चिन्ह कर करके उसकी एक मात्रा रख करके अपने में बिजनेस करते थे, और उसके लिए पहली बार बनाया गया। इस समय कोई बहुत विशेष अस्थाई सेना का डेवलपमेंट है, नगद वेतन उतन की बात मत सोचना अब कि राजा कोई सिक्का बनाएगा और कहेगा कि हाँ जी 1 महीना पूरा हो गया, लो अपना पेमेंट। ऐसा कुछ नहीं। महाजनपद काल में जितने भी हैं उस समय लड़ाई में पकड़ लिए तो सब गुलाम बन गया, कोई पेमेंट नहीं, काम करेगा, रोड वोड बनाएगा, उस सबसे दिन भर खटवा के खाली खाना पर रखना, भोजन कराओ और मारो और सबके दिन भर खटवाओ, कोई पेमेंट नहीं। सेना है तो कभी कभी राजा खुश हुआ तो कुछ कुछ दे दिया, उस समय कोई पैसा उसा की बात नहीं है, पत्थर मूंगा मोती यही सब दे दिया बहुत। तो आहत सिक्का कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये पहली बार कौन चलवाए? व्यापारी। क्या इसके निश्चित आकार है? नहीं। अब जब बताओ महाजनपद पीरियड के बाद अगला काल कौन आएगा? मौर्य। वेरी गुड। मौर्य काल में पहली बार अब सिक्का का थोड़ा सा डेवलपमेंट हो चुका है। अब मौर्य काल चूंकि बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है, मौर्य काल में आपको बताएंगे मौर्य काल से बड़ा कभी फिर इतना बड़ा भारत कोई राजा राज नहीं करेगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लेके हल्का ईरान के सेक्टर तक, पूरा कश्मीर, और पूरा, चूंकि कश्मीर की चर्चा हम लोग देखेंगे अशोक यहां पर किया, किस पुस्तक में चर्चा मिलेगी? तो राज तरंगिणी कलहन ये जो लिखे, इससे चर्चा चलता है कि यहाँ अशोक यहाँ पे सिस्टम वर्क शुरू कर दिए, और यहां से लेके पूरा नेपाल, पूरा बांग्लादेश, ये सब हिस्सा, केवल दक्षिण थोड़ा सा छूटा, इतना बड़ा भारत मौर्य साम्राज्य में है। इसके लिए अब सेना तो चाहिए, विशाल सेना है, कई अधिकारी हैं, आप पढ़ोगे अध्यक्ष की चर्चा मिलेगी, हर विभाग के अलग अलग अध्यक्ष होंगे, डिपार्टमेंट होगा, और इस समय 27 अध्यक्ष की बात चलेगी, कई बड़े बड़े और भी अधिकारी बनेंगे। और इस समय अब पहली बार नगद पेमेंट का प्रयोग शुरू हो गया है। नगदी जो देख रहे हो मौर्य काल से शुरू, और आपसे पूछा जाएगा अधिकारियों का पेमेंट नगद है, और पूछा जाएगा कि इस समय अधिकारियों का पेमेंट जो नगद था वो किस मुद्रा में मिलते थे, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है पन्न, जो चांदी के बने होते थे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मौर्य काल का मेन मुद्रा का नाम क्या है? पन्न। और पर्ण किसके बने हुए हैं? चांदी के। और इसमें अब 2-3 चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौर्य काल में मुद्रा को देखने वाले जो अधिकारी होते थे कि असली है कि नकली, इसको क्या कहते थे? जल्दी बताओ, सब पूछेगा। मुद्रा जहां बनेगा उसके अधिकारी होंगे, मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी होगा, सब आपसे इस सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब धीरे धीरे शुरू होगा। हल्का इधर सुने रहोगे तो मौर्य में जब पढ़ाएंगे याद होते चला जाएगा। जिंदगी में पहली बार मुद्रा में पन्न के नामे सुनोगे तो उसके अधिकारी वो दिन याद नहीं होगा। अभी तुमको हर पूरे एंशियंट का जितना है कल तक में, पूरे प्राचीन भारत का जो कुछ कुछ मेन पार्ट है उस सुन लेना। उसके बाद पहला पाठ जब शुरू होगा तो 3 पाठ तक थोड़ा ब्रेक के साथ, चौथा पाठ से पता भी नहीं चलेगा कि कब पाठ चल रहा है कि इतिहास चल रहा, केवल हेडिंग चलेगा आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, और एक ही बार सब खुल जाएगा। वो एक बार सब खुलेगा तो उसमें तुमको याद करने में बहुत आसानी होगी। मुश्किल से मुश्किल हम समझते हैं एंशियंट में 10 पन्ना लिखाएंगे बहुत है, बहुत है, 10 पेज बहुत हो गया, बस वो क्रीम हो गया। उसके अंदर सोचने विचारने की क्षमता होनी चाहिए। वो जहां इधर उधर हिल डोल करने रह गया तो फिर सही है तुम्हारा। तो अब जरा जल्दी से ध्यान दीजिए, इसमें जो मुद्रा का परीक्षण करता था उस अधिकारी को क्या कहते थे? तो उसका नाम आपको जान के आश्चर्य होगा, इसको रूप दर्शक कहते थे। गेस करके कभी लॉटरी में मार भी नहीं सकता, रूप दर्शक। अब पूछ देता, सोचो कि मौर्य काल में रूप दर्शक अधिकारी थे, चेहरा देखने वाले। लड़का तो सोचता कि रूप माने चेहरे होता, ये मुद्रा परीक्षण करने वाले अधिकारी थे। तो इस समय सोना का भी मुद्रा है कम है, तांबा का भी मुद्रा है कम है, हम लोग पढ़ेंगे काकनी मासक सब का नाम आएगा।
लेकिन अभी एक मोटा मोटी आउटलाइन आपको दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखें कि सबसे मौर्य काल का प्रचलित मुद्रा किस धातु का था? चांदी का। और ये कौन सा है? पर्ण। इसीलिए चांदी को शुभ थोड़ा माना गया, क्योंकि प्राचीन, देखो भारत में एक चीज है, जो भलाई कर देता है उसको खूब मानता है। भले बैल खेते जोत दे तभी भगवान, साइकिल ही मेरा रहे लेकिन उसको पेंडिल मार के पहुंचा दे तो विश्वकर्मा भगवान में उसमें भी अगरबत्ती मारते हैं, मार दो विश्वकर्मा भगवान की जी। तो यहां पर सोच लीजिए, पहला धातु का प्रयोग किसका हुआ? तांबा। हिंदू धर्म में तांबा सबसे पवित्र माना जाता है। तांबा से जल उल ढारने पर लगता है कि हाँ तांबा से दिए फायदा ज्यादा करेगा, और स्टील वाला में सोचता है कि ना इसमें थोड़ा सा स्टील बर्तन मिल गया। उसके बाद पहला बताओ मिश्र धातु कौन बना? कांसा। तो कांसा के बर्तन भी हिंदू धर्म में बड़ा पवित्र माना जाएगा। पूजा वूजा होगा तो तुम देखना पित्तल कांसा ये सब का मेन निकलेगा कि वाह ये सब पवित्र एकदम। उस स्टील में अगर प्रसाद उरसाद काट के रख दिया तो समझो महाभारत हो जाएगा कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे। प्राचीन वाला सब निकाल। और देखिए प्राचीन में चांदी का प्रयोग हो रहा है, तो धीरे धीरे आपको एक फैशन समझा। जब कोई राजा जीतेगा तो जीत के खुशी में कुछ का मुद्रा चले, वो चांदी का एक नया मुद्रा जारी करे, उसमें कई राजाओं का नाम आएगा। हम लोग के यहाँ जो अभी रुपया देख रहे हो वो भी कहां से आ रहा है? जब शेर शाह सूरी हुमायूं को हराया था तो चांदी का पहली बार 178 ग्रेन का सिक्का चलाया था, वही रुपया हम लोग के यहाँ कंटिन्यू, वहां से रुपया की कहानी शुरू होगी। तो वही जब हराया शेरशाह सूरी हुमायूं को, तो वहां से 178 ग्रेन वाला जो सिक्का है वो सिक्का चांदी का उसने चलाया। आप पढ़ोगे गुप्त काल में भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को जब पराजित किया तो वहां भी चांदी का सिक्का चलाया। अब इस सब सिक्का का एक चीज और बता दे, कोई निश्चित आकार बहुत अच्छा नहीं है मौर्य काल में भी, और बहुत सुंदर सुडौल नहीं। अब मौर्योत्तर काल में, अब सुन लीजिए बड़ा बेजोड़ बात होने वाला है। इसी समय यूनान वगैरह में सिक्का बड़ा सुंदर चल रहा था, इतना बढ़िया कि सिक्का के एक तरफ राजा के फोटो, एक तरफ भगवान के फोटो, और खूब बढ़िया से खोद खोद के सब लिखा हो। इंडिया में उतना अच्छा नहीं था। और मौर्य काल के समाप्ति के बाद मौर्योत्तर काल जब आया तो यूनान ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर जब कब्जा किया तो वो सब सिक्का चलाया। तो बाकी राजा देखा कि अरे सिक्का ऐसा, हम भी ऐसा ही चलाएंगे, अच्छा लग रहा। तुम देखता होगा गांव में कोई बढ़िया नाश्ता के डिब्बा चलाए तो खाते समय लोग देखता है कि ऐसा, तो हमरे में ऐसा ही रहेगा। अरे कुछ सीखने के लिए तो रहता है ना, जो अच्छा है आदमी सीखता है। तुम लोग खाने पीने वाला उदाहरण थोड़ा ज्यादा समझते हो इसलिए हम उसको यूज कर लेते हैं। तो चलिए अब जरा ध्यान से समझेंगे। तो अब जब वो सिक्का पहली बार ग्रीक यूनान के संपर्क में आया तो भारतीय सिक्का का सुडौल और निश्चित आकार बन गया। और भारत में जो यूनान ने अधिकार किया उन्हीं को यहाँ हिंद यवन कहते हैं। और आपको दिमाग में पहला क्वेश्चन एकदम बैठा लेना है, भारत में सबसे पहला सोना का सिक्का हिंद यवन ने जारी किया। चूंकि हिंद यवन का मतलब यूनान के लोग जो आए उस सोना का बड़ा बड़ा सिक्का चलाते थे फोटो सोटो के साथ। यूनानी देवी देवताओं के चित्र होते थे। अभी भारत में देवी देवता बहुत ज्यादा नहीं, गुप्त काल आते आते शंकर जी के थोड़ा, कार्तिक और गणेश जी कुछ खानदान बढ़ेंगे, वो भी कल्पनात्मक रूप में, उनके सवारी का मेन फोटो रहेगा। आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ किस राजा के सिक्का पर मोर का चित्र मिला? बताओ किस राजा के सिक्का पर मोर का चित्र मिला? तो ये वही होंगे, मोर मीन्स तुम समझ गया सरस्वती, और वो वही होंगे जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब आंसर दे दो, कुमार गुप्त। अरे कुमार गुप्त में क्या दिक्कत? तो कुमार गुप्त के सिक्का पर मोर के चित्र थे, समुद्रगुप्त के सिक्का पर वीणा के चित्र थे। तो ये सब कुछ कुछ के चित्र वाला इंपॉर्टेंट तुमसे पूछेगा, और सब सिक्का एक साथ में ही एकदम निकलेगा तो फिट है। अब जरा ध्यान दीजिए, भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का कौन जारी किए? हिंद यवन। हिंद यवन का मतलब क्या हुआ? भारत में, हिंदुस्तान में जो यूनान को अधिकार किए वो हिंद यवन कहला। अब तब धीरे धीरे कुषाणों का शासन आया और उसी में विम कैडफिसस
पहला है कुजुल कैटफिशस, लेकिन कुजुल नहीं, विम कैटफिशस ओरिजिनल भारत का सब सिक्का जो देखते हो वो विम कैटफिशस ने मेन रूप से यहाँ पे चलाया। और कुषाण के साथ कनिष्क के साथ सबसे खासियत क्या थी, इसका साम्राज्य थोड़ा ऊपर की ओर था, इधर चीन थे और चीन से रोम की ओर एक रास्ते जाते थे जिसको सिल्क मार्ग, रेशम मार्ग कहते थे। कोई भारतीय राजा कनिष्क को छोड़कर रेशम मार्ग पर अधिकार नहीं कर पाया, चूंकि ये चीन तरफ का था ही, यूची कबीला का था और उधर का ही था, इसलिए ऊपरी सेक्टर में इसका कब्जा है। और कनिष्क जब ये रेशम मार्ग पर अधिकार किया तो इसको सबसे ज्यादा फायदा मिला, क्योंकि अभी रास्ता पर लगा दिया बांस, एक खड़ा एक रस्सी बांध के पड़ा, जो गाड़ी जाएगा राजा का टैक्स एक सिक्का निकालो। और इस सबसे बिजी रोड तुमको मिल जाए, देखना कोई गांव में नेशनल हाईवे पर गांव है तो गांव वाले को कोई पूजा में भार नहीं पड़ता, 10 लड़का एक आगो उतर गया, एक आगो बांस रस्सी लेके तो तहसील लेता है कि 4000 आ गया। तो बस आजकल इतना पुलिस खदेड़ रही है तब भी तहसील लेता है, तो ये तो समझ लो कि वो तो अपने राजा है। और इतना ज्यादा सोना का सिक्का तहसीला, उस सोने के सिक्के को दीनार कहते थे, वो सबसे शुद्ध होते थे। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, भारत में सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया, तो कुषाण, कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाया। और भारत का स्वर्ण काल किसको कहते हैं, गुप्त को, गुप्तों ने सबसे अधिक सोना का सिक्का चलाया। देखो सोना चांदी पर जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सब दिमाग में पहले बैठाते जाओ। भारत में सबसे पहले सोना का सिक्का हिंदी, अब सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कुषाण, सबसे ज्यादा सोना का सिक्का, जल्दी बोलिए, गुप्त, गुप्त ने सबसे अधिक सोना का सिक्का जारी किया। अब अभी सिक्के की कहानी 1 घंटे और चलेंगे, तब सिक्का से कोई क्वेश्चन रहेगा तो आपका सिक्का जम जाएगा कि हाँ अब सिक्का ठीक ठाक हो गया। लेकिन सिक्का एक बार पढ़ोगे तब बनेगा, अब पढ़ोगे ऋग वैदिक के सिक्का अलग, उत्तर वैदिक अलग, तो गुप्तोत्तर जाते जाते ऋग वैदिक से मौर्य का सिक्का पार। बात समझ रहा ना, एक बार जब होगा, हम केवल मुद्रा के अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स से काम नहीं चलेगा, सारे मुद्रा एक बार पढ़वा लेंगे, पूरे का कंप्लीट होगी। इससे 2 फायदा हो रहा है, बार बार हमारा अभी उद्देश्य क्या है, एंशियंट का चैप्टर आपके दिमाग में बैठाना। पहला 2 दिन हमारी कोशिश यही होती है कि लड़के के अंदर चैप्टर पहले बैठे कि 3 लेसन हम स्वतंत्र पढ़ेंगे, अध्ययन का स्रोत, पाषाण काल और उसके बाद हड़प्पा, ये तीनों हम लोग स्वतंत्र चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और इसके बाद ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, महाजनपद एक छोड़े थे, चेक कर रहे थे बोला कि नहीं, आप लोग सुर में ताल मिला दिए थे। महाजनपद किसके बाद आएगा, किसके बाद आएगा, उत्तर वैदिक के बाद। तो ये महाजनपद पीरियड आएंगे, उसी को धर्म काल, सूत्र काल भी कहते, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब वहीं पे पढ़ोगे। तो अब एंशियंट का एक लगभग रफ आइडिया आपको मिला। कल के क्लास से हम लोग 1 दिन और फुल लेक्चर सुनेंगे, तब लिखने की क्रियाकलाप होंगे, लिखाएंगे भी हम, हर बात लिखा देंगे, समझाने समय कलम मत चलाना, कई लड़का ऊपर अब बोले तो नीचे, कुछ मत करना, हम हर बात कॉपी में करवाएंगे, लेकिन समझने समय पूरा ध्यान दीजिए। अभी आपका 20% भी याद है तो मुझे खुशी होगी कि आगे चल के आपको ये सब समझने में मदद होगी। तो अब बताओ क्लियर है सबका आज का क्लास। तो नेक्स्ट क्लास आपका कल भी इतिहास पूरे चलेंगे, इतिहास तो तुम लोग का इतिहास बना देंगे। कई लड़के को लगेगा कि जी इससे बढ़िया कुछ नहीं, खाली आ जाए 35 क्वेश्चन इससे तो रिजल्ट भी पक्का मेरा। और इससे 30-35 क्वेश्चन रहेंगे और ये कहानी है, उस कहानी के लिए अभी 2 दिन खाली परिचय हो रहा है कि फलना बाबू है और चिल्ला बाबू आई ढेकना बाबू को बढ़िया से देखी, तब ना उनकी कहानियों में मजा आएगा। तो ये चीज आपको 1 दिन और में हम लोग अध्ययन के स्रोत का एक आउटलाइन चल लेंगे, फिर इसमें लिखने की क्रिया में सब चीज चलेंगे। तो आज का क्लास अभी यहीं तक, आपका नेक्स्ट घंटी अभी कौन सा विषय है, फिजिक्स होगा, अब आज फिजिक्स होगा, ज्योग्राफी नेक्स्ट डे कर लेंगे। चलिए तो अभी आप एक गैप ले लीजिए, उसके बाद फिजिक्स का क्लास होगा।